एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है जी? हमारे इदारे अब भी क्लोज सिस्टम अप्रोच पे चल रहे हैं। अब ये क्या चीज है? A closed system perspective views organizations as relatively independent of environmental influences। अगर मैं सादे अल्फाज में आपको समझाऊं तो हमारे इदारे, जितने भी सरकारी इदारे हैं, आज भी क्लोज सिस्टम अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी दुनिया कितनी आगे चली गई, यार हमें भी कोई आगे जाना चाहिए, हम भी कोई कंपटीशन में आए। ना जी ना, बस वो साल भर का बजट मिल रहा है, उसी में गुजारा करो। सारे इदारे उठाकर देख लें, रेलवेज उठाकर देख लें, PIA उठाकर देख लें, आप अपने जितने भी ये वापडा उठाकर देख लें, ये सब क्लोज सिस्टम अप्रोच पे चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं महकमा रेलवे में काम करता हूं तो मुझे कम से कम ये तो देखना पड़ेगा ना यार, दुनिया भर की रेलवेज में क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं, क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, वो कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सो एंड सो। लेकिन हमारे यहाँ रेलवे, आपको पता है, वही जो पुराना गोरों के जमाने से जो चल रहा है वही सिस्टम चल रहा है अभी। क्या है? क्लोज सिस्टम अप्रोच है कि वो चेंज नहीं अपने आप को करना चाहते। दिस अप्रोच अलाउज मैनेजर्स बाय एग्जामिनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर विद लिटिल कंसिडरेशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी उनको परवाह नहीं कि यार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ हो भी रहा है, वो अपनी ही दुनिया में मगन है। पुलिस का इदारा, चलो रेलवे की बड़ी बात हो गया, पुलिस में आ जाते हैं। दुबई पुलिस, तुम लोग अगर दुबई पुलिस को आज जरा यूट्यूब करना या उसके बारे में जाकर इंटरनेट में पढ़ना, दुबई पुलिस के पास वो गाड़ियां हैं कि आपकी सोच है, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियां हैं। वो उनके पास वेपन्स हैं कि मुजरिम बच नहीं सकता, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स है उनके पास। दुबई पुलिस को इतना ज्यादा वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं कि दुबई में आप कोई क्राइम नहीं कर सकते, आपकी फौरन पकड़ है। पूरे दुबई को पुलिस ने CCTV कैमरा से कवर किया हुआ है। कहा जाता है दुबई का ऐसा कोई एरिया नहीं है जो कैमरे की नजर से बच सके, कोई एरिया नहीं ऐसा। सोचो यार, चेक करो उनकी लेवल ऑफ सिक्योरिटी। भाई बनता है, दुनिया भर की इंटरनेशनल कंपनीज दुबई में है, हेडक्वार्टर्स दुबई में है। एक खुदा न खास्ता दुबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, सारी इन्वेस्टमेंट उठा के वो कहीं और ले जाएंगे। मुल्क कम है उनके पास, तो दुबई UAE ये ऐसे ही पैसा कमा रहे। एक एनवायरनमेंट दिया हुआ इंटरनेशनल कंपनियों को, टैक्स फ्री। आए, कंपनियां खोलें, नौकरियां दें, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करें बस आकर। तो दुबई में यही तो है, और क्या है? वही चीज पाकिस्तान में भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ सिक्योरिटी भी वैसी नहीं है, सिचुएशन भी वैसे नहीं है। कहा जाता है दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस दुनिया का सबसे मुश्किल लाइसेंस है। दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना सबसे मुश्किल है। अमेरिका का आसान है ड्राइविंग लाइसेंस लेना, दुबई का मुश्किल है। सोचे, वो मेरा एक जानने वाला है, उस बेचारे की 5वीं अटेम्प्ट है, अभी तक उस बेचारे को लाइसेंस नहीं मिला। पता नहीं कितना को मुश्किल होगा, सोचो। तो ये जो चीज है, ये हमारा क्लोज सिस्टम बताता है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है जी? ओपन सिस्टम थ्योरी जो कार्ड्स और रॉबर्ट कैनेडी began viewing organization as an open social system with specialized and interdependent subsystems and processes of communication, feedback and management linking the subsystems। अब ये बिल्कुल उलट है, बिल्कुल ऑपोजिट है क्लोज सिस्टम से। ये जो अप्रोच है, ये इंटरेक्शन रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से। यार फला हमारा कंपेटिटर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, फला हमारा इदारा जो दूसरे मुल्क है वो कैसे चला रहे हैं अपने इदारे को, वो कैसे रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, ऑल दैट। तो ये है ओपन सिस्टम्स। लास्ट जरा इंपॉर्टेंट है, the open system perspective views an organization as an entity that takes inputs from the environment। inputs from the environment से मतलब है बाहर की दुनिया, ग्लोबलाइजेशन। देखते हैं वो यार जापान की रेलवे में क्या हो रहा है, इंग्लैंड अपना रेलवे सिस्टम कैसे इंप्रूव कर रहा है। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म्स देम एंड रिलीज देम एज आउटपुट्स इन टेंडम विद रेसिप्रोकल इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तभी तो हम तरक्की करेंगे। आज ये जो एहसन इकबाल साहब को याद आया कि जी सिविल सर्विस रिफॉर्म होनी चाहिए, ये क्यों आया? क्योंकि जारी बात उन्होंने देखा, सिंगापुर देखो यार, जापान देखो यार, इंग्लैंड देखो यार, इंडिया इवन, उधर भी तो सिविल सर्विस है ना, इतनी अच्छी सिविल सर्विस है। सिंगापुर का नक्शा बदल दिया पकड़ के, इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, नक्शा बदल गया इंडिया का। जापान के बारे में कहा जाता है पूरी दुनिया रह रही है 2025 में, जापान रह रहा है 2050 में।
सोचो यार, तो जाहिर बात है उधर भी तो गवर्नमेंट है ना, उधर भी तो रियासत काम कर रही है, उधर भी तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, वो काम चला रहे हैं। हम 25 में क्या, हम तो 1975 में भी नहीं रह रहे, अब इतने पीछे हैं हम। सोचो जापान के बारे में ये कहा जाता है कि वो 2050 में रह रहा है मुल्क, कितना तरक्की याफ्ता मुल्क हो, हाई टेक्नोलॉजी है उधर। पूरे ईस्ट में जापान को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं यूएस में था, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, अमेरिका, ये यूरोप, ये सारी वेस्ट साइड कहलाती है दुनिया की। ये अगर ईस्ट में किसी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो सिर्फ जापान। जापानीज प्रोडक्ट्स, गाड़ियां, ये लड़कों को पता है, जापानीज गाड़ियां जो है, मैं कहता हूं उनकी ड्राइविंग भी बेहतरीन है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका जो सस्पेंशन सिस्टम है आउट स्टेट ऑफ द आर्ट। केवल अमेरिका भी यार कहता है यार जो जापान में चीज बनती है ना, वो उसका कोई वो नहीं है, इतनी हाई क्वालिटी है। क्या है कि भाई दूसरी जंग अजीम के बाद ये मुल्क खत्म हो चुका था, लेकिन कैसे उन्होंने जो है फिर ये सारी कंपनीज बनाई जापान में। देख लो आज जापान की जो गाड़ियां हैं और ये सारी चीजें कितनी आगे तक जाती हैं। तो ओपन सिस्टम जो है ना, ये उसी चीज की बात करता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स टू आउटपुट्स व्हाइल रियलाइजिंग दैट इनपुट्स आर टेकन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा जी, थोड़ा सा और डिफरेंस कर लेते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्कफोर्स सेंटर्ड। इनका फोकस सिर्फ किस पे होता है? एम्प्लॉयज के ऊपर, और किसी चीज पे इनका फोकस नहीं है। इदारे के जो एम्प्लॉयज हैं उन पर फोकस होता है, दैट्स इट, कि यार उनको ढूंढो, उनको ट्रेन करो, उनको सैलरियां दो, बस दैट्स इट, हमारा काम यहीं तक है। मार्केटिंग का बंदा हायर करना था, हमने कर लिया। फाइनेंस का बंदा हायर करना था, कर लिया। बस ये आगे उनका इदारा खुद चलाए, हमारी जिम्मेदारी वही यहीं तक है। लेकिन जो एचआर होती है, दैट इज resource center, directed mainly at management in terms of devolving the responsibility of HRM to line management development, और further duties क्या, people's dimension, support। अच्छा, 4 basic functions हैं HRM के। एक तो होती है स्टाफिंग, seeking and hiring qualified employees, employment planning, employment branding strategy। Google has promoted employment branding that promotes the culture of creativity and innovation, प्लस एम्प्लॉय पर्क्स लाइक फ्री फूड, गेम्स। इत्तेफाक से जब मैं यूएस था तो मेरा मेरा ख्याल फेसबुक के हेडक्वार्टर में गया था सैन फ्रांसिस्को। यार बंदा ऑफिस देख रही, मेरी तो आंखें खुल गई। अब हमें आदत थी इधर सिविल सेक्रेटरीट की, वो जी मैं जब उनके हेडक्वार्टर में गया तो मैं क्या देखता हूँ कि उनका स्पोर्ट्स सेंटर सेपरेट है, वहां पे जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, सारा कुछ। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आई, जो आज भी मुझे याद है, स्लीपिंग पॉड्स। मतलब मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये क्या चीज है? वो कहते हैं सर दीज आर स्लीपिंग पॉड्स। वो किस लिए? कि जी हमारे एम्प्लॉयज अगर काम कर करके थक जाएं तो वो इधर रेस्ट कर सकते। और मैं कहा अल्लाह के बंदे, ये पंजाब हुकूमत को ना आइडिया दे देंगे, इधर तो सारे स्लीपिंग पॉड्स में सोते रहेंगे। सोचो फिर जी हेल्थ सेंटर है, वो डॉक्टर्स उधर बैठते हैं। अच्छा जी, अच्छा टाइमिंग कोई नहीं है। गूगल और फेसबुक में देयर इज नो टाइमिंग 9 to 5 वाली। वो कहते हैं हमें बस क्या चाहिए? काम चाहिए भाई, जब मर्जी उठो। हमारा हेडक्वार्टर 24 घंटे खुला है, तुम जब मर्जी आओ, हमें काम चाहिए बस। जो तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब ड्यूटीज हैं वो पूरी करो। तुम 8 घंटे काम करो, तुम 6 घंटे काम करो, तुम जितना मर्जी करो, हमें काम चाहिए। अमेरिका में प्रॉपर स्कूल विजिट्स होते हैं गूगल और फेसबुक के हेडक्वार्टर्स के। स्कूल के बच्चों को बड़ा वो दिखाते हैं कि जी देखें, सारी बात है, उनके लिए तो प्राइड है, उनके लिए प्राउड है कि जी हमारी कंपनीज देखें जी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज एंड ऑल दैट। तो ये सब चीजें मैंने वहां पे देखी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फ्री फूड, गेम्स भी हैं जी उधर। वो उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट्स भी बनाए हुए हैं, बैडमिंटन के कोर्ट्स भी हैं जी। बड़ा मतलब वो जॉब क्या, वो उनका घर ही हो जाता है, जहां वो खेल भी सकते हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं और उधर काम भी कर रहे हैं। तो भाई मुझे खुद बताओ, अगर कोई ऐसी कंपनी तुम लोग को मिले, तुम लोग का दिल करेगा उस कंपनी को छोड़ने का? यार मुझे सब कुछ तो दे रहे हैं लोग, मुझे क्या जरूरत है? हाँ, बस सरकारी गाड़ी नहीं वो देंगे तुम लोग को, जिसका नशा तुम लोग को असल है। अच्छा जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सिर्फ स्टाफिंग करना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद होता है उसकी ट्रेनिंग और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोसेस। एम्प्लॉय डेवलपमेंट से क्या मुराद है? आपको पता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज है। आप लोग हर समर्स जब भी आते हैं, आपको पता है हमारे पाकिस्तान के लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं। जब भी हमारे अक्सर बड़े बीमार हो जाते हैं तो आपको पता है वो डॉक्टर उनको क्या कहते हैं कि आपको कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ अपना हवा पानी बदलें। अक्सर इंसान ना उससे भी वो हो जाता है। इसलिए हर साल हम लोग नॉर्दर्न एरियाज, मरी, नथिया गली जाते हैं कि यार थोड़ा ये शहर की खिटपिट से, डेली लाइफ के रूटीन से आप ब्रेक। ये
गोरे इस चीज को बड़ा जरूरी समझते हैं। वो कहते हैं ये क्या 365 दिन काम करते रहते हो पागला का, 9 to 5 9 to 5 9 to 5। कहते हैं ये गूगल फेसबुक में तो वो पेड लीव्स देते हैं कि भाई जाओ 10 दिन के लिए किसी दूसरे स्टेट जाओ, फिर टूर के आओ, अपने माइंड को जरा रिलैक्स करो, ये डेली का काम नहीं करना। कितनी अच्छी बात है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट है यार, वो जरा रिलैक्स हो, वो जरा कुछ सीख रहा है। बल्कि ये गूगल फेसबुक क्या, इधर हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं पेप्सी को, वो इधर भी पे करते हैं, हमारे जो इधर एम्प्लॉयज हैं पाकिस्तान में उनको भी पे किया जाता है। वो कभी थाईलैंड फिर के आ रहे हैं हफ्ते के लिए फैमिली के साथ, कंपनी पे करती है उनको कि यार तुम सारा साल काम करके थक गए हो, जरा रेस्ट करो, ये जाओ पैसे लो और जाओ फिर टूर कराओ। हमारे यहाँ क्या होता है, वो सरकारी मुलाजिम कौन जी पागल होया होता है। पंजाब पुलिस की ऐसी नौकरी है कि कहा जाता है कि बाय द टाइम वो जब रिटायर होने वाला होता है वो आधा पागल हो चुका होता है। सारी जिंदगी तो बेचारे ने ऐसी प्रेशर वाली नौकरी की होती है हमारे पुलिस अफसर ने कि वो उस बेचारे को क्या पता ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या होती है। या मैं भी यार सुकून का सांस लूं, जरा 10 दिन मुझे कोई कॉल ना आए किसी सीएम की, किसी वजीर की, किसी मुशीर की कॉल ना आए, वो मर्डर केस हो गया तो डकैती हो गई है तो ये करो तो वो करो। सारी जिंदगी मुजरिमों में रहना है, प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल एक्टिविटीज। वो बंदा वैसे ही कहता है यार मैं किधर फंस। बल्कि ये चीज इवन मैंने भी अब सोचा कि यार साल में ना 7 8 10 दिन के लिए बंदा लाहौर से भाग जाए। इधर की ट्रैफिक, शोर शराबा, शहर का शोर शराबा, ये जो छोटे शहर के लोग हैं मेरी बात को रिलेट कर रहे होंगे। इधर बहुत शोर है, लाहौर में बहुत ट्रैफिक है, बहुत पोल्यूशन है। बंदा एक वक्त आता है उकता जाता है। अच्छा, जो गाड़ी ड्राइविंग करता है वो तो वैसे ही उकता जाता है, क्योंकि लाहौर में अब एक जगह से दूसरी जगह जाना कम से कम घंटा चाहिए आपको, कम से कम, अगर पीक आवर नहीं है तो। और पीक आवर्स में तो आप वैसे ही फंस गए। ये हमारा यही जॉर्ज टाउन पीक आवर्स में आपको पता है इधर तो गाड़ी लाना साहब है बहुत बड़ी। तो पॉइंट इज कि ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट, उसकी सोशल नीड्स, कौन सी थ्योरी याद आ रही होगी तुम लोग को जो हमने पिछली दफा पढ़ी थी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये एक्चुअली ये जो कंपनीज हैं एचआर किस पर फोकस कर रही है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के ऊपर। यार वो एम्प्लॉय को भी इंसान समझो, वो कोई रोबोट थोड़ी। द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इसके भी अक्सर सवाल आ जाते हैं कि जी अब तक क्या रिफॉर्म्स होते रहे हमारी सिविल सर्विस में, क्या वजह है कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस जो है वो पीछे रह गई है, क्या वजह है कि आज हमारी सिविल सर्विस डोर स्टेप में लोगों के मसले नहीं हल कर पा रही है। What is the reason? तो अब तुम लोगों ने उसको सारा बैकग्राउंड भी बताना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना है। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की जो रिपोर्टें हैं वो भी मैंने स्लाइड में लिखी है, वो भी आगे आ रही हैं। और कैसे तुम लोगों ने फिर उसको सिंगापुर की एग्जांपल देनी है, जापान की एग्जांपल देनी है कि उन्होंने अपनी सिविल सर्विस को कैसे ट्रेन किया और आज दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सिविल सर्विस हैज बीन डिफाइंड इन द सिविल सर्विस एक्ट 1973। आज भी जो आप लोगों की इंडक्शन होती है वो इसी एक्ट के थ्रू होती है। जो तुम लोग सीएसएस करके लगते हो वो इसी एक्ट के थ्रू लगते हो, सिविल सर्विस एक्ट 1973। सिविल सर्वेंट हर उस बंदे को कहते हैं हु सर्व पब्लिक। अच्छा, ये भी गलतफहमी स्टूडेंट्स को है, जरूरी नहीं है कि जो सीएसएस और पीएमएस करे वो सिविल सर्वेंट कहलाए। हर सरकारी मुलाजिम सिविल सर्वेंट है, क्योंकि वो किसको सर्व कर रहा है, वो पब्लिक को सिविल सर्व कर रहा है। वर्ड्स लाइक पब्लिक, सिविल, गवर्नमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ये मैंने लिख भी दिया है। ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, बिकॉज उनकी सैलरी कहां से आ रही है, गवर्नमेंट दे रही है उनको सैलरी। They draw their salaries from public exchequer. लो जी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी कर लेते। पाकिस्तान inherited the civil service structure from the British Raj, East India Company। सोचो, ये भी चीज हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है, हमें किसी ने दी है ये चीज, गोरों ने दी है हमें ये, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। उस दौर में ये कहलाती थी इंडियन सिविल सर्विस। बड़ा एक ऑनर था, बड़ा नाम होता था इंडियन सिविल सर्विस का। मतलब ये आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। जो ऑफिसर्स इंडियन सिविल सर्विस में जाते थे दे वर कंसिडर्ड द बेस्ट, ऑनरेबल, रेप्यूटेबल, honest Indian civil service. The structure of the services existed in pre-partition subcontinent was adopted in Pakistan with little modifications. जारी बात है, जब आजादी होगी सन 47 में तो इंडियन सिविल सर्विस तो वही बरकरार रही, लेकिन पाकिस्तान, जारी बात है, पाकिस्तान ने लिटिल मॉडिफिकेशंस के साथ अपना सिविल सर्विस का निजाम चलाया। पहले जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो सिर्फ 2 कैटेगरीज होती थी, सिर्फ 2 ग्रुप्स होते थे सर्विसेज के, और वो थे ऑल पाकिस्तान सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। सोचो, कोई पैस पुलिस नहीं थी, सिर्फ यही 2 ग्रुप हुआ करते थे, ऑल पाकिस्तान सर्विस एंड सेंट्रल सर्विसेज। अब जो ऑल पाकिस्तान सर्विस थी was descendant of all India service। पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान सर्विस बनवाई गई। It comprised civil service of Pakistan and the police service of Pakistan। अब आगे से इसके जो फर्दर ऑल पाकिस्तान के जो ग्रुप्स बनाए गए वो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये जो तुम लोग
वर्ड सुनते हो ना, सीएसपी ऑफिसर, ये वहीं से शुरू होकर आ रहा है। यार ये तो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का अफसर है, सीएसपी अफसर है। अक्सर स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सीएसपी क्यों कहते हैं, इनको सीएसपी क्यों कहते हैं। वो इसी वजह से कहते हैं, बिकॉज सीएसपी स्टैंड्स फॉर the civil service of Pakistan. Officers of these services served under central as well as the provincial governments. अब जरा इसका फर्क देखते हैं। All Pakistan service में ये दो मेन ग्रुप्स थे, CSP and the PSP, Police Service of Pakistan. CSP का कॉपी किससे किया गया? इंडियन सिविल सर्विस से, ICS से। ICS एंड अच्छा इंडिया में वो ICS ऑफिसर्स कहलाते हैं। 12वीं फेल सबने देखी है, चलो आज थोड़ा उसका भी तस्करा करते हैं। Former ICS officers who served in World War II. सारी बात है, सन 47 से 2-3 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। ब्रिटिश राज को बड़ा नुकसान हो गया था। हालांकि जंग जीत चुके थे ये लोग, एलाइड पावर्स। जापान को भी शिकस्त हो गई, उधर से हिटलर ने भी सुसाइड कर ली थी, मोसोलिनी भी मारा गया। तो ये जो एलाइड पावर्स और ये एक्सिस पावर्स, ये इनका जीत हुई। एलाइड पावर्स में कौन कौन था? US, UK, फ्रांस, ये मुल्क एलाइड पावर्स के लाते थे। IR का कौन स्टूडेंट है इधर? तो पॉइंट इसके IR में तुम लोग ये सारा वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ोगे, इंटरनेशनल हिस्ट्री को पढ़ोगे, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। IR अगर नहीं भी है, आज नेटफ्लिक्स में जाके क्रॉनिकल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, वो देखना, उसमें बड़ा दिखाया हुआ है। ये वर्ल्ड कलर डॉक्यूमेंट्री है सबसे बड़ी बात। तो ये कलर डॉक्यूमेंट्री है, हिटलर को भी दिखाया हुआ है इसमें। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, उनको भी दिखाया हुआ है। बड़ा अच्छी डॉक्यूमेंट्री, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, लाजमी देखना। एग्जाम्स कौन से होते थे? ऑफिसर्स इलेक्टेड बाय कंपेयर्ड हेल्ड एट 1949 एंड 19 कह लो तुम लोग के मुल्क का सबसे पहला CSS का एग्जाम ये था। लेकिन एक्चुअली उस वक्त CSS कहलाता नहीं था, अभी CSS आ रहा है। वो 1973 में जब भुट्टो साहब आते हैं, वो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, फिर ये आपके सारा बनता है, ग्रुप्स वगैरह बनते हैं। अभी उससे पहले यही काम चलता है। जैसे CSP थी वैसे ही PSP, और PSP किसकी कॉपी थी? इंडियन पुलिस सर्विस। ये 12th फेल में वो कहां पे जाना चाहता है? इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहता है वो। यार IPS ऑफिसर बनना है। अल्लाह उस बेचारे के, वो जिस बैकग्राउंड से होता है, उनको तो IPS का पता भी नहीं होता, ना उसकी माँ को ना उसके बाप को। पहले तो वो बेचारा एक स्टेट का एग्जाम देने जाता है, मैं DSP लग जाऊं बस। तो जब वो DSP का एग्जाम देने जाता है, उसको पता लगता है इससे भी बड़ी कोई चीज होती है, यदि IPS तैयारी करनी है यार, इसकी तैयारी करनी है। वो फिर बेचारा दिल्ली जाता है, कहां जाता है तैयारी करने? सोचो, वो मूवी में इतना कोई झूठ नहीं बोला हुआ, 95% चीज बातें उसने बिल्कुल ठीक की हैं। और उसने इंडियन सिविल सर्विस को भी एक्सपोज किया है कि कैसे जो हमारी तरह के हिंदी मीडियम स्कूल्स के उनको डिस्करेज किया जाता है, और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को जो है ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन उस मूवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं, उसका CSS क्या, उसका UPSC तब तक क्लियर नहीं होता जब तक वो किस चीज में मास्टर नहीं होता। अगर तुम लोगों ने अगर मूवी भी अच्छे तरीके से देखी है, तो अगर समझ गए हो तो अब तो मूवी में भी पता नहीं किस तरह देख दी। उसकी गालिबन 2 अटेम्प्ट फेल कर जाता है, ऐसा ही है। 2 अटेम्प्ट फेल हो जाती हैं उसकी, फिर तीसरी देता है। जब वो लास्ट अटेम्प्ट की तरफ जाता है, तो वो ऑलरेडी एक ऑफिसर के पास जाता है, जो उसको कहता है ये पेपर पकड़ो और मुझे इतने वर्ड्स लिखकर दिखाओ 7 मिनटों में। ऐसा है कि नहीं है? अल्लाह के बंदो, ये वही चीज है जब मैं तुम लोगों को कहता हूँ 40 मिनट दे रहा हूँ, 8 सफे मुझे फेल करके दिखाओ विद एवरीथिंग। तो उधर वो कांप जाता है, वो लड़का, पता नहीं मुझे नाम भी भूल गया फिल्म में उसका क्या होता है, वो परेशान हो जाता है, मैं कैसे लिखूं, मुझे तो लिखना ही नहीं आता। तो उधर उसका CSS, उसका UPSC तभी पास होता है जब वो अपनी राइटिंग में मास्टर हो जाता है। पढ़ तो बहुत लेता है वो लाइब्रेरीज में बैठ के, बहुत कंटेंट उसके पास आ जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं अक्सर इधर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सवाल तो सही तरह पढ़ो, वो ऐसे टेररिज्म में आता है, वो टूरिज्म पे लिखा है, ऐसे है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल ठीक बातें उन्होंने बताई हैं। ये इंडियन सिविल सर्विस और पाकिस्तान सिविल सर्विस, यही है सीन सारा। अच्छा, इंडिया में जो आप ऐसे राइटिंग करते हैं, वो आप हिंदी में भी कर सकते हैं भाई, उधर ये एक अच्छी चीज है। उधर अंग्रेजी की बेसिस में सिर्फ आप रिटर्न नहीं वो क्वालिफाई कर सकते। इधर तो यही है ना कि इंग्लिश ऐसे प्रेसी, उधर ऐसे आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते। इधर भी आप अगर उर्दू में इंटरव्यू देना चाहते हैं, आपको कभी वो कुछ नहीं कह सकते। दे कैन नॉट से कि आप उठ के चले जाए। आप अगर उनको कह दीजिए हम कंफर्टेबल इन उर्दू, और यार तुमने एग्जाम तो क्लियर कर लिया ना, एग्जाम में तुमने प्रेसी का पेपर पास कर लिया, बट ठीक है अंग्रेजी तुम्हें आती है। मसला यही होता है ना कि हमारी थिंकिंग यही है कि यार अंग्रेजी में इंटरव्यू देंगे तो जरा ज्यादा वो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। फिर इसमें जो जनरल एक एग्रीमेंट वो यही है कि सवाल अगर अंग्रेजी में हो तो जवाब भी, सवाल अगर उर्दू में तो जवाब भी। अब मेरा ख्याल है उसने जो इंटरव्यू दिया था अपना हिंदी में ही दिया था। तो पॉइंट इज कि IPS की तरह हमारे यहां बनाई गई पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान,
अब इसमें सारी वो सीटें वगैरह थी। अब सेंट्रल सर्विसेज में कौन कौन सी आती थी जी? ये 1973 के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए थे ना, उसमें सीएसएस का एग्जाम मुतारिफ कराया गया। लेकिन उससे पहले जो सेंट्रल सर्विसेज थी उसमें ये ग्रुप से, अब ये देख लो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो आज हैं ही नहीं बिल्कुल भी, और ग्रुप्स ऐसे हैं जो आज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये वो कहलाती है एफएसपी, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। पहले ये पीएफएस कहलाती थी, पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज, क्योंकि जो है ये बड़ा पुराना ग्रुप है फॉरेन सर्विस का। अकाउंट सर्विस, अच्छा ये पहले सिर्फ अकाउंट, अब ये ग्रुप बदल के क्या हो गया? ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस। अच्छा ये जो है ये एक्साइज जो हमारा सूबों में हो गई है, पहले ये वफाक का हिस्सा ही थी, पाकिस्तान कस्टम्स एंड एक्साइज सर्विसेज, पाकिस्तान टैक्सेशन सर्विस। अच्छा ये ग्रुप भी, अच्छा फौजियों का ग्रुप उधर का उधर ही है। अब ये ग्रुप क्या कहलाता है? एमएलसीजी, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप। तुम लोग की प्रेसी की बड़ी अच्छी मेंटर है एक ससी मलिक शेर, वो बड़ी अच्छी प्रेसी पढ़ाती भी है, और ये वही आपको पता है 5 बहनें जो सीएसएस कर गई थी। तो एक दफा मुझे ये मिली भी, हमारे पीएनडी की मीटिंग थी तो उधर ये आई भी थी, तो मैंने कहा कैसा जा रहा है तुम्हारा ग्रुप? तो कहती शेरी यार ये ग्रुप बड़ा मजे का ग्रुप है, मैं तो अच्छा ही हुआ इस ग्रुप में आ गई। मैंने कहा क्या मतलब? कहती सारी जिंदगी मेरी कैंटोनमेंट में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी आपने कहाँ रहना है? कैंट में रहना है। अब आपको पता है हमारे मुल्क में जो कैंट के इलाके होते हैं कितने साफ सुथरे, उनकी स्कूलिंग भी डिफरेंट है, उनके कॉलेजेस भी अपने हैं, उनका इलेक्शन सिस्टम, बजटिंग सब अलग है। अब हमारे यहाँ जिस तरह लाहौर कैंट है, वो डीएचए, वॉल्टन, अब देखा ना वो सारी डेवलपमेंट लाहौर की वहीं पे हो रही है, साफ सुथरे इलाके, कोई रौला नहीं, कोई ये चक्कर नहीं। कैंट बोर्ड्स के अपने इलेक्शंस हैं। तो कहती बड़ा अच्छा ग्रुप है। मैं तो हैरान हूं कि आजकल के एस्पिरेंट जो सीएसएस के हैं ये क्यों नहीं इस ग्रुप को चुनते हैं। तो उसने अब ये एमएलसीजी, आपको पता है लोग अपनी 3rd 4th प्रेफरेंस रखते हैं, सोचो, क्योंकि ग्रुप भी बड़ा अच्छा है, बड़ा सुकून वाला नौकरी है, सारी जिंदगी आपने कैंट में रहना है, ऑन दैट्स इट। तो वो एमएलसीजी अब ये ग्रुप हो चुका है, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप। जहां जहां हमारी मिलिट्री के लैंड्स हैं, मरी में ये आप चले जाएं, जो हमारा घड़ियाल कैंप, वो सारा एरिया वो इसी ग्रुप के अंडर आता है। ये जो हम आप चले जाएं सरगोदा कैंट, हर जगह तो कैंट है, शहर हमारे हर शहर में कैंट है। गुजरांवाला कैंट हो गया, खारियां कैंट सबसे बड़ा कैंट है पाकिस्तान का, तो वहां पे इनकी पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर होती है। तो वो जब मुझे मिली तो उसने मुझे बताया, क्योंकि मुझे भी इस ग्रुप का इतना नहीं पता था, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन इस ग्रुप से इतना होता नहीं है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है, सेक्रेटरी डिफेंस, वो कभी पैस का बंदा लगा ही नहीं है, वो हमेशा से लेफ्टिनेंट जनरल ही लगता है। ये भी तुम लोगों को मैं बताता चलूं, हमारी एक डिफेंस मिनिस्ट्री है, हर मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है वो अंडरस्टूड है ही हैज टू बी फ्रॉम द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लेकिन वाहिद एक मिनिस्ट्री है हमारे मुल्क की जिसमें पैस वाला भी नहीं एंट्री मार सकता, और वो है डिफेंस मिनिस्ट्री। सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो हमेशा से आर्मी का बंदा लगता है, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का, मेजर जनरल लेवल का। उधर पैस वालों की भी एंट्री ममनू है। तो वो कहते हैं ये हम सिविलियंस को नहीं दे सकते डिफेंस मिनिस्ट्री, ये हमारी है, ये हमारे पास ही रहनी चाहिए। तो पॉइंट इज कि ये डायरेक्ट उनके अंडर काम करते हैं, और डिफेंस का बजट कितना है ये तो तुम सबको पता ही है, वो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा मशहूर जमाना, तो अच्छा ये भी बड़ा पुराना ग्रुप है, क्योंकि गोरे राज से चल रहा था पोस्टल सर्विस हमारी। तो ये जो है आप कह लें सेंट्रल सर्विसेज के हमारे ग्रुप थे। फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है महकमों का, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है महकमों का, मैं दोनों समझा देता हूं। हमारी फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज कहलाई जाती हैं। रेलवे का महकमा नहीं कोई उधर बोलता, रेलवे की मिनिस्ट्री। पंजाब गवर्नमेंट में महकमा कहलाया जाता है, महकमा एक्साइज, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा दाखिला, महकमा औकाफ, वो डिपार्टमेंट से उसको बोला जाता है। फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री से उस गवर्नमेंट को जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेलवेज मिनिस्ट्री है, फॉरेन सर्विस मिनिस्ट्री है। फिर फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज के बाद आ जाती हैं डिविजन्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्टरेट्स होते हैं, जिस तरह मैं अब अंदर आता हूं डीजी एक्साइज के, डायरेक्टरेट जनरल एक्साइज, लेकिन वफाक में वो डिविजन्स होती हैं, डिविजनल हेड्स होते हैं। उसके बाद उनके अटैच डिपार्टमेंट्स और ऑटोनमस बॉडीज और ये इस तरह चीजें चलती। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चाहे टेबल ही बनाना या लिख देना जिस तरह भी, ताकि तुम लोग को पता हो। अच्छा, अगली और इंपॉर्टेंट बात, अब अक्सर तुम लोग सुनते होंगे एहसन इकबाल भी रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, खान साहब आपके सामने आए, खान साहब ने भी डॉक्टर इशरत हुसैन को कमेटी का हेड बनाया कि जी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लेकर आए। खान साहब भी बहुत बातें करते थे, लेकिन ये बातें अब से नहीं शुरू हुई, ये 1953 से चलती आ रही हैं ये बातें।
कि सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए, सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स होने चाहिए। 1953 में सबसे पहले जो सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड जो कमेटी आई, जो रिकमेंडेशंस आई, वो थी एजर रिपोर्ट 1953। इसका हवाला लाजमी पेपर में देकर आना, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि यार इसने तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड अच्छा है। और ग्लैडिक्स रिपोर्ट। अब एजर रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या थी, वो क्या कहते थे, देख लेते हैं जी। अभी ये आपने ऐसी सन डायग्राम बना के 3-4 चीजें मैं बता दी, ज्यादा कोई डिटेल नहीं बता। लो जी, एजर रिपोर्ट कहती थी इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स एकेडमिक नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट ऑफ दोज ऑलरेडी इन सर्विस। एजर रिपोर्ट ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि जो रिक्रूटमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं कहते हैं ये बड़ा आउटडेटेड है। दूसरी जंग अजीम हो चुकी थी, जापान तरक्की की राह पे चल चुका था, जर्मनी तरक्की की राह पे चल चुका था। ये उस दौर की बात करो, 1953 की बात हो रही है, आज 2025 है। 1953 पे एजर रिपोर्ट ने कह दिया था आपके मुल्क की सिविल सर्विस कोई काम की नहीं है, आप जापान से सीखें, आप जर्मनी से सीखें। क्योंकि बेसिकली उस वक्त 1953 में दूसरी जंगे अजीम के बाद 2 मुल्क थे जिन्होंने ऐसी तरक्की की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई कि यार ये तो तहस नहस हो गए थे। एक जर्मनी और दूसरा जापान। इन 2 मुल्कों ने, जैसे आपको पता है जर्मनी को पाकिस्तान ने भी एड दी हुई है एक वक्त में। सोचो, मेरे गालिबन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या 50s में कोई एक ऐसा वक्त था, हम भी एड देते थे किसी मुल्कों को। हमने जर्मनी को एड दी हुई है कि जाओ यार तुम गरीब मुल्क हो, ये लो हमसे पैसे ले लो। आज जर्मनी किधर है और हम किधर है? छोटा सा मुल्क है जर्मनी पर। ये अगर बल्कि अच्छा है, ये जरा सर्च करना पाकिस्तान एड टू जर्मनी। तो एजर रिपोर्ट ने कहा जी कि रिक्रूटमेंट टेक्निक्स far removed from currently accepted good practices। 1953 की बात हो रही है। अच्छा जी, एजर रिपोर्ट की फर्दर ऑब्जर्वेशंस क्या थी? एजर रिपोर्ट कहती है जी कि यूनिफिकेशन ऑफ द एंटायर ग्रुप इनटू सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। वो कहती थी कि ये ग्रुपिंग सिस्टम बंद करें, आप एक ही एंटायर ग्रुप बनाएं विद इंटरनल ग्रुपिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। उनका जी इन चीजों को आप सेपरेट करके बाकी सबको एक करें। स्टैंडर्डाइज क्या लेकर आए? पे स्केल्स लेकर आए। उनका ये क्या तरीका जी, पुलिस वालों को ज्यादा सैलरी, बाकियों को कम सैलरी। तब भी ये होता था, 1950s में भी पाकिस्तान में ऐसा ही होता था। जो आज बहस चलती है कि जी फलां महकमे के लोगों को ज्यादा सैलरी मिल रही है, हमें कम मिल रही है, ग्रेड दोनों का सेम है। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो ग्रेड 17 का एम्प्लॉई है उसकी सैलरी 2.25 लाख है, लेकिन पंजाब हुकूमत में वही ग्रेड 17 का ऑफिसर 1.5 लाख नहीं टपता। तो ये डिस्पैरिटी हुई ना कि अब लाहौर हाई कोर्ट के मुलाजमिन के ज्यादा अच्छे। तो उस वक्त भी ये होता था, तो उन्होंने यही कहा था कि आप पे स्केल को स्टैंडर्डाइज करें। उसके बाद जी जर्नलिस्ट शुड नॉट डोमिनेट अदर सर्विसेज। उनका जो जनरल कैडर के लोग हैं ना, वो दूसरी सर्विसेज थोड़ा हावी होते हैं। ये इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? ये जिस तरह आज हमारे यहाँ पे बहस चलती है कि जो पैस का ग्रुप है ये बाकी सर्विसेज के ऊपर हावी हो जाता है। किस हिसाब से? बाकी सर्विसेज के लोग एहतजाज करते हैं, कस्टम्स वाले एहतजाज करते हैं कि ये पैस के बंदे क्यों कस्टम्स में लगाए जा रहे हैं, एफबीआर में क्यों लगाए जा रहे हैं? एफबीआर में कस्टम्स और आईआरएस के ऑफिसर्स लगे, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के। आज भी देखो वही बहस हो रही है और हिस्ट्री में देखो ये सब कुछ चलता आ रहा है। और तीसरी चीज है कि नीड टू हैव स्पेशलाइजेशन लेकर आए, जिससे जर्मनी और जापान लेकर आए हैं। नहीं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ इन लोग के ऊपर रहेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। सोचो, जो 1953 में बहस थी, आज भी पाकिस्तान में वही बहस हो रही है। इसका मतलब है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। इसका ये भी मतलब है कि हमने कुछ सीखा ही नहीं यार कि ये क्या चीजें हैं और क्या नहीं। एहसन इकबाल भी यही बात रोता है कि स्पेशलाइजेशन लेकर आए। ये खैर वो एक सियासी बंदा है, सियासी वजीर है, उसका काम है ये बात करना।